मुझे डर है वॉटसन कि मुझे जाना होगा। एक सुबह जब हम नाश्ते के लिए बैठे तो शर्लॉक होम्स ने कहा, जाना है? कहाँ जाना है? डार्टमोर किंग्स आइलैंड। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे बस यही अचरज था कि वह इस विशेष केस में अब तक डूबा क्यों नहीं था जो इंग्लैंड के इस सिरे से उस सिरे तक चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरे एक दिन मेरा मित्र सिर झुकाए, माथा सिकोड़े, तेज किस्म का काला तंबाकू पाइप में बार बार भरते किसी भी सवाल या टिप्पणी को अनसुनी करता कमरे में चहलकदमी करता रहा। हमारे अखबार वाले ने उसे अखबारों के ताज़ा संस्करण ऊपर भिजवाए थे, पर वह उन पर नजर डालकर कोने में फेंक देता था। हालांकि वह चुप था। मैं जानता था कि इसकी क्या वजह है जो वह इस तरह गुमसुम है। जनता के सामने एक ही समस्या थी जो उसकी तर्कविद्या को भी नाकाम कर सकती थी, और वह थी वेसेक्स कप के चहेते की गुमशुदगी और उसके ट्रेनर की हत्या। इसलिए जब उसने अचानक कहा कि उसका इरादा इस नाटक के घटना स्थल पर जाकर तहकीकात करना है, यह वही होम्स था जिसकी मुझे आशा थी और जो मैं चाह भी रहा था। अगर मैं रास्ते में नहीं आता हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने में खुशी महसूस करूंगा, मैंने कहा। माय डियर वॉटसन, मेरे साथ चलकर तुम मुझे बहुत खुशी दोगे और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा समय बेकार नहीं होगा, क्योंकि इस केस के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे यह एकदम अनूठा बन जाता है। मेरे ख्याल से हमारे पास पैडिंगटन के लिए ट्रेन पकड़ने लायक समय है। रास्ते में मैं तुमको बाकी बात बताऊंगा। तुम अपने बेहतरीन किस्म के फील्ड ग्लास लाकर मेरी मदद कर दो। और इस तरह करीब घंटे भर बाद मैंने अपने को फर्स्ट क्लास के कोने में एग्जिटर की ओर जाते हुए पाया, जबकि अपनी यात्रा वाली कैप से चेहरे को सजाए शर्लॉक होम्स जल्दी जल्दी ताज़ा अखबारों के बंडल में डूबा रहा जिन्हें वह पैडिंगटन से लाया था। हम रीडिंग काफी दूर छोड़ आए थे जब उसने आखिरी अखबार को सीट के नीचे फेंका और अपना सिगार केस मेरी ओर बढ़ाया। हम लोग अच्छी रफ्तार से जा रहे हैं, खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी घड़ी पर नजर डालकर वह बोला। हमारी रफ्तार इस समय 53.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने 4 किलोमीटर वाले पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा। और न मैंने, पर इस लाइन में टेलीग्राफ के पोस्ट 30 मीटर की दूरी पर है और गिनती आसान है। मैं समझता हूँ कि तुमको जॉन स्ट्रेकर की हत्या और सिल्वर ब्लेज की गुमशुदगी का मामला पहले ही मालूम है। मैंने देखा है कि टेलीग्राफ और दी क्रॉनिकल इस बारे में क्या कहते हैं। यह उन केसों में है जिसमें तर्क करने वाले की कला को जानकारी के लिए काम में लाना चाहिए, न कि ताज़ा सबूत पाने के लिए। यह हादसा आम नहीं है और इतने सारे लोगों के लिए जरूरी कि हमारे पास इस समय अटकलों और तुक्कों का भंडार है। परेशानी है इन अटकलबाजों की बातों से असलियत को जानकर अलग करने की। फिर हमें देखना होगा कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है और कौन सी वह खास बात है जिस पर पूरा राज टिका है। मंगलवार की शाम को मुझे टेलीग्राम मिले। एक कर्नल रॉस ने भेजा था जो घोड़े का मालिक है, और एक इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने जो केस की जांच कर रहा है। वे दोनों मेरा सहयोग मांग रहे हैं। मंगल की शाम मैं चौंका और आज गुरुवार की सुबह है। तुम वहां कल क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझसे एक भारी गलती हो गई माय डियर वॉटसन। यह एक आम बात है और उसके लिए ही आश्चर्यजनक है, जो मुझे सिर्फ तुम्हारे संस्मरणों से जानता है। बात यह है कि मैं समझता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन घोड़ा ज्यादा समय तक छुपा कर रखा जा सकता है, खासकर उत्तरी डार्टमूर जैसे कम आबादी वाले इलाके में। कल हर घंटे मुझे उम्मीद लगी रही कि खबर मिलेगी कि उसे ढूंढ लिया गया है और उसको चुराने वाला ही जॉन स्ट्रेकर का हत्यारा भी था। पर जब दूसरी सुबह भी हो गई और मुझे पता चला कि फिट्जरॉय सिम्पसन नाम के नवयुवक को हिरासत में लिए जाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है, मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं काम पर लग जाऊं। फिर भी कुछ मायनों में मैं समझता हूं कि कल का दिन बेकार नहीं गया। तो तुम किसी नतीजे पर पहुंच गए हो? कम से कम केस के जरूरी मुद्दों की जानकारी तो मिल ही गई है। मैं वे सब बातें तुमको बताता हूँ क्योंकि किसी भी केस को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी दूसरे को एक एक करके सभी बातें समझाई जाएं। फिर मैं तुमसे सहयोग की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ अगर मैं तुमको शुरू से सब कुछ नहीं बताता? मैं गद्दियों पर पसरकर सिगार के कश लेने लगा और होम्स ने आगे की ओर झुककर हथेली पर अपनी अंगुली से गिनते हुए एक एक कर वह घटनाक्रम सुनाया जिसकी वजह से हम इस यात्रा पर निकले हुए थे। सिल्वर ब्लेज, वह बोला, इसोनोमी नस्ल का है और अपने पुरखे की तरह इसका रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। अब यह अपने 5वें साल में है और अपने प्रभावशाली मालिक कर्नल रॉस के लिए घुड़दौड़ का हर इनाम जीत कर लाया है। इस हादसे के समय तक यही वेसेक्स कप में सबका चहेता रहा है और इसके ऊपर सट्टा भी लगा है। घुड़दौड़ प्रेमियों का यह सबसे चहेता रहा है और इसने कभी भी उनको निराश नहीं किया है, इसलिए इस पर भारी रकम दांव पर लगाई जाती रही है। यह जाहिर है कि अगले मंगलवार होने वाली घुड़दौड़ में सिल्वर कलेज को आने से रोकने में कई लोगों को गहरा फायदा होगा। इस बात को किंग्स आइलैंड वाले जानते थे, जहां पर कर्नल का प्रशिक्षण अस्तबल मौजूद है। इस प्रिय घोड़े की रक्षा करने का हर संभव उपाय किया गया था। इसका प्रशिक्षक जॉन स्ट्रेकर एक रिटायर्ड जॉकी है। वह 5 साल से कर्नल के पास जॉकी की तरह रहा है, 7 साल प्रशिक्षक के तौर पर, और उसने हमेशा अपने को योग्य और वफादार साबित किया है।
उसके साथ 3 लड़के काम करते थे क्योंकि वह केंद्र बहुत बड़ा नहीं था और उनके पास सिर्फ 4 ही घोड़े थे। उनमें से एक लड़का अस्तबल में सारी रात बैठता था और बाकी वहीं दुछत्ती पर सोते थे। तीनों बहुत अच्छे चरित्र वाले थे। जॉन स्ट्रेकर, जो शादीशुदा था, अस्तबल से 75 मीटर की दूरी पर एक छोटे से बंगले में रहता था। उसके संतान नहीं है, एक नौकरानी रखी हुई थी और सुखी था। आसपास का इलाका सुनसान है, पर उत्तर में 5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ बंगलों का समूह है जो टेबीस्टॉक के एक ठेकेदार ने बनवाए हैं, उन लोगों के लिए जो या तो अपंग है या फिर डार्टमूर की ताजा हवा का मजा लेना चाहते हैं। टेबीस्टॉक पश्चिम की ओर 6 किमी की दूरी पर है, जबकि इतनी ही दूरी पर मेपल्टन का प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका मालिक लॉर्ड बैकवाटर है और उसकी देखरेख साइलस ब्राउन करता है। हर दिशा में यह इलाका एकदम बियाबान है और कुछ में खानाबदोश ही इधर उधर घूमते दिखते हैं। पिछले सोमवार की रात ये हालात थे जब हादसा घटा। उस शाम रोजाना की तरह घोड़ों को कसरत करवा कर नहलाया गया, खाना पानी दिया गया और 9 बजे अस्तबल के दरवाजे बंद कर दिए गए। 2 लड़के ट्रेनर के घर तक चल कर गए, जहां उन्होंने किचन में खाना खाया, जबकि तीसरा नेड हंटर चौकसी करता रहा। 9 बजने के कुछ मिनट बाद एडिथ बैक्स्टर नाम की नौकरानी उसका खाना लेकर अस्तबल आई। उस दिन खाने में मटन का शोरबा था। वह अपने साथ पीने के लिए कुछ नहीं लाई थी क्योंकि अस्तबल में पानी का नल था और यह नियम था कि चौकसी करने वाला लड़का पानी के अलावा कुछ नहीं पिएगा। नौकरानी अपने साथ लालटेन ले गई थी क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और वह रास्ता खुले बियाबान से होकर जाता था। एडिथ बैक्स्टर अस्तबल से 10 मीटर की दूरी पर थी जब अंधेरे से एक आदमी निकला और उसने उससे रुकने के लिए कहा। जब वह लालटेन की पीली रोशनी के दायरे में आया तो उसने देखा कि यह कोई शरीफ सा दिखने वाला आदमी है, जो ट्वीड का सूट पहने था और सिर पर कपड़े की केप थी। उसने गेलिन्स पहने थे और हाथ में एक मोटी छड़ी थी जिस पर पिंड था, पर उसके चेहरे की सफेदी और हाव भाव में घबराहट उसको सबसे ज्यादा याद रही। उसने सोचा कि उसकी उम्र 30 से कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। मैंने इस बियाबान में ही सोने का लगभग मन बना लिया था कि तभी मुझे तुम्हारे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। उसने फिर कहा, तुम इस वक्त किंग्स पाइलैंड अस्तबल प्रशिक्षण के पास हो? वह बोली। अच्छा, वाकई? क्या बात है? वह खुश होकर बोला। मैंने सुना है कि एक लड़का अस्तबल में हर रात सोता है। शायद यह खाना तुम उसी के लिए ले जा रही हो। अब मुझे यकीन है कि तुम एक नई ड्रेस की कीमत लेना अपने सम्मान के खिलाफ नहीं समझोगी। क्यों? उसने सफेद कागज की छोटी सी पुड़िया अपनी जेब से निकाली। देखना कि लड़का आज रात यह खा ले और मैं तुमको सबसे सुंदर फ्रॉक दिलवाऊंगा। उसके बात करने के अंदाज से वह डर गई और उसे परे छोड़ भागकर उस खिड़की तक गई जिसमें से उसे खाना देने की आदत थी। वह पहले से ही खुली हुई थी और हंटर अंदर छोटी मेज पर बैठा था। उसने उसे बताना शुरू किया कि क्या हुआ था कि वह अजनबी फिर से आ गया। गुड इवनिंग, वह खिड़की से अंदर देखता हुआ बोला। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लड़की बार बार कह रही थी जब वह बोल रहा था। उसने उसकी बंद मुट्ठी से कागज के उस छोटे से लिफाफे का कोना देखा था। तुमको यहाँ पर क्या काम है? लड़के ने पूछा। यह ऐसी बात है जिससे तुम्हारी जेब भर सकती है, अजनबी ने कहा। तुम्हारे पास वेसेक्स क्लब के लिए 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेआई। मैं सीधी बात करता हूँ और तुम नुकसान में नहीं रहोगे। क्या यह सच है कि बेयार दूसरे घोड़े से आगे दौड़ सकता है और असल ने अपना पैसा इस पर लगाया है? अच्छा, तो तुम उन दलालों में एक हो? लड़का चिल्लाया। मैं दिखाता हूँ कि किंग्स पाइलैंड में ऐसे लोगों से क्या सलूक करते हैं। वह लपक कर कुत्ते को खोलने के लिए दौड़ा। लड़की घर की ओर भाग गई, पर दौड़ते दौड़ते उसने मुड़कर पीछे देखा और देखा कि अजनबी खिड़की के अंदर झुका हुआ है। 1 मिनट बाद जब हंटर शिकारी कुत्ते के साथ बाहर आया तो वह जा चुका था और लड़के ने दौड़कर सब जगह देखा पर फिर भी उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। 1 मिनट, मैंने पूछा। क्या अस्तबल वाले लड़के ने बाहर जाने के पहले दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था? बहुत बढ़िया वॉटसन, सचमुच बहुत बढ़िया, मेरा दोस्त बुदबुदाया। मुझे भी यह बात इतनी जरूरी लगी कि मैंने कल डार्टमूर तार भेजकर इस बात की जानकारी मांगी थी। लड़के ने निकलने से पहले ताला लगाया था। मैं यह कह सकता हूँ कि खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई उसमें से आ जा सके। हंटर ने तब तक इंतजार किया जब तक उसके साथ वाले लड़के लौटकर नहीं आए और फिर उसने प्रशिक्षक को संदेश भेजा और उसे खबर दी कि क्या हुआ था। स्ट्रेकर सारी बात सुनकर उत्तेजित हो गया, पर वह इसका गहरा मतलब नहीं समझ पाया। वह कुछ परेशान सा हो गया और मिसेस स्ट्रेकर जब 1 बजे सुबह जागी तो उसने उसे कपड़े बदलते देखा। पत्नी के सवालों के जवाब में उसने कहा कि घोड़ों की चिंता में वह सो नहीं पाया था और वह अस्तबल में जाकर देखना चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उसने उससे बहुत कहा कि न जाए क्योंकि उसको खिड़कियों पर बारिश की आवाज आ रही थी, पर उसकी मिन्नतों के बावजूद वह अपनी बड़ी बरसाती पहनकर बाहर चला गया। मिसेस स्ट्रेकर सवेरे 7 बजे सोकर उठी तो पता चला कि उसका पति अभी लौट कर नहीं आया है। उसने जल्दी से कपड़े पहने,
नौकरानी को बुलाया और वह अस्तबल की ओर चल दी। वहां का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कुर्सी पर गठरी बना हंटर बिल्कुल बेहोशी की हालत में बैठा था। प्रिय घोड़े का अस्तबल खाली था और उसके ट्रेनर का कुछ पता नहीं था। ऊपर दुछत्ती में सो रहे दोनों लड़कों को जल्दी से जगाया गया। उन्होंने रात में कुछ नहीं सुना था क्योंकि दोनों की नींद गहरी थी। जाहिर था कि हंटर किसी तेज नशीली चीज के प्रभाव में था क्योंकि उसको जरा भी होश नहीं था। उसको होश में आने तक सोने दिया गया, जबकि दोनों लड़के और दोनों महिलाएं घोड़े और ट्रेनर की तलाश में निकल पड़े। उनको अब भी उम्मीद थी कि ट्रेनर ही किसी वजह से घोड़े को सुबह सुबह कसरत के लिए ले गया होगा, पर घर के पास की छोटी पहाड़ी पर चढ़ते ही, जहाँ से सारा इलाका दिखलाई पड़ता था, उनको प्रिय घोड़े का कुछ सुराग नहीं दिखा, बल्कि कुछ ऐसा दिखा जिससे इन्हें आशंका हुई कि ये लोग किसी त्रासदी के सामने खड़े हैं। अस्तबल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जॉन स्ट्रेकर का ओवरकोट एक झाड़ी में लहरा रहा था। उसके बिल्कुल पास वहाँ एक गोल गड्ढा था। उसकी तली में बेचारे ट्रेनर की लाश पड़ी थी। किसी भारी हथियार से उसका सिर चकनाचूर हो गया था और उसकी जांघ भी जख्मी थी, जहाँ एक लंबा घाव था जो किसी धारदार औजार से हुआ था। यह साफ था कि स्ट्रेकर ने अपने हमलावरों से बचाव की कोशिश की थी क्योंकि उसके दाएं हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिसके हैंडल तक खून लगा हुआ था, जबकि उसके बाएं हाथ में लाल और काली सिल्क की टोपी पहने था, जो नौकरानी ने पहचान ली कि वह टोपी उस अजनबी ने पहन रखी थी जो पिछली शाम अस्तबल में आया था। अपनी बेहोशी टूटने पर हंटर भी पूरे भरोसे से बता रहा था कि टोपी का मालिक कौन था। उसे यह भी भरोसा था कि उसी अजनबी ने खिड़की पर खड़े खड़े उसके मटन में नशा घोल दिया था, इसलिए अस्तबल का चौकीदार नाकाम हो गया। जहाँ तक गुमशुदा घोड़े की बात है, उस गड्ढे की मिट्टी में कई सबूत दिखाई दिए जो यह बता रहे थे कि संघर्ष के समय वह वहीं मौजूद था, पर उसके बाद से वह गायब था और बहुत बड़े इनाम की घोषणा और सब खानाबदोशों को सतर्क करने के बावजूद उसकी कोई खबर नहीं आई है। अब अस्तबल वाले लड़के के बचे हुए खाने की जांच से पता चला है कि उसमें काफी मात्रा में अफीम थी, जबकि घर के बाकी लोगों ने भी वही खाना खाया था। उस रात उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। पूरे केस के यही मुख्य मुद्दे हैं, इनमें कोई अटकलबाजी नहीं है और बिल्कुल सपाट ढंग से सुनाए हैं। अब मैं बताता हूँ कि पुलिस ने इस मामले में क्या किया। इंस्पेक्टर क्रेगरी, जिसको यह केस दिया गया है, काफी काबिल है। उसमें बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति और होती तो वह अपने पेशे में काफी ऊंचा उठ सकता है। वहां पहुंचने पर उसने उस आदमी को ढूंढकर हिरासत में ले लिया जिस पर शक होना स्वाभाविक था। उसको ढूंढने में खास दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वह उन्हीं में से एक बंगले में रहता था जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। ऐसा पता चला है कि उसका नाम फिट्जरॉय सिम्पसन है। वह ऊंचे खानदान का और अच्छी शिक्षा प्राप्त था, जिसने घुड़दौड़ों पर बहुत पैसा बहाया था और अब वह लंदन के खेल क्लबों में बुककीपिंग का काम करता था। उसकी सट्टे की किताब की जांच से पता चलता है कि लोकप्रिय घोड़े के खिलाफ 5000 पाउंड की शर्तें दर्ज थी। पकड़े जाने पर उसने बयान दिया कि वह इस उम्मीद में डार्टमूर आया था कि किंग्स पाइलैंड के घोड़ों के बारे में जानकारी पा सके और डेसबोरो के बारे में भी, जो दूसरा लोकप्रिय घोड़ा था और साइलस ब्राउन की देखरेख में मेपल्टन अस्तबल में था। उसने इस बात से इनकार करने की कोशिश नहीं की कि उसने कल शाम वैसा नहीं किया जो बताया गया था। उसने यह भी बताया कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, पर खुद ही सब कुछ जानने का इरादा रखता था। मगर जब उसे उसकी टोपी दिखाई गई तो वह बिल्कुल पीला पड़ गया और बिल्कुल भी नहीं बता सका कि वह मृतक के हाथ में कैसे आई। उसके गीले कपड़ों से पता चलता था कि वह पिछली रात तूफान में बाहर रहा था और उसकी छड़ी, जिस पर निकल पॉलिश थी, ठीक वैसा ही हथियार था जिससे बार बार वार करने पर उस तरह की चोटें लग सकती हैं जिसकी वजह से ट्रेनर की मौत हुई थी। दूसरी ओर उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, जैसा स्ट्रेकर के चाकू पर खून से पता चल रहा था कि उसका हमलावर भी जख्मी हुआ था। अब लगे वॉटसन, मैंने संक्षेप में सारी बात बता दी है और अगर तुम मुझे कोई सुझाव दे सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैंने बहुत ही दिलचस्पी से सारी बात सुनी थी जो होम्स ने बिल्कुल साफ ढंग से मेरे सामने रखी थी। हालांकि ज्यादातर बातें मुझे पहले से ही मालूम थी, मैंने उनके महत्व को पहले नहीं समझा था, न उनके एक दूसरे से संबंधित होने के बारे में ही सोचा था। क्या यह नहीं हो सकता कि स्ट्रेकर की जांघ पर वह घाव खुद उसी के चाकू से लगा हो जैसा दिमाग पर चोट लगने के बाद दौरा पड़ने से अक्सर हो जाता है? मैंने सुझाव दिया। यह बिल्कुल हो सकता है, होम्स ने कहा। तो इस हालात में आरोपी के पक्ष में उठा एक पहलू अपने आप ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा, फिर भी मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि पुलिस इस केस के बारे में क्या अनुमान लगा रही है। मुझे डर है कि हम जो भी अनुमान लगाते हैं उसमें कोई न कोई गंभीर आपत्ति सामने आ जाती है। मेरा मित्र बोला, मैं समझता हूँ कि पुलिस यह मान कर चल रही है कि फिट्जरॉय सिम्पसन ने लड़के के खाने में नशीली चीज मिलाई क्योंकि उसे किसी तरह डुप्लीकेट चाबी मिल गई थी। अस्तबल का दरवाजा खोला और घोड़े को इस इरादे से ले गया कि उसका अपहरण कर लेगा। घोड़े की काठी गायब है,
इसलिए सिम्पसन ने ही उसे पहनाई होगी। फिर दरवाजा खुला छोड़कर वह घोड़े को लिए जा रहा था कि उसे ट्रेनर ने धर पकड़ा होगा। जाहिर है कि वहाँ हाथापाई हुई होगी और सिम्पसन ने ट्रेनर का सिर अपनी छड़ी से फोड़ दिया और उसे खुद उस चाकू से कोई चोट नहीं लगी जो ट्रेनर ने अपनी रक्षा के लिए निकाला था। और फिर चोर या तो घोड़े को किसी छुपने की जगह ले गया या फिर अब बियाबान में भटकता फिर रहा होगा। पुलिस की नजर में यही घटनाक्रम है और हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, बाकी सारे अनुमान भी असंभव जान पड़ रहे हैं। फिर भी एक बार घटनास्थल पर पहुंच जाऊं तो मैं देखूंगा कि बात क्या थी और तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम छोटे से टैबिस्टॉक शहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। 2 लोग स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक लंबा और गोरा था जिसकी लंबी दाढ़ी और मूंछें थी और पैनी हल्की नीली आंखें। दूसरा छोटे कद का था, चौकन्ना, साफ सुथरा, फ्रॉक कोट और गेलिंस पहने, कटी हुई दाढ़ी और आई ग्लास लगाए। यह कर्नल रॉस था, मशहूर खिलाड़ी, और दूसरा इंस्पेक्टर ग्रेगरी जो इंग्लैंड की जासूसी सेवा में तेजी से उभर कर सामने आ रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए मिस्टर होम्स, कर्नल बोला। इंस्पेक्टर ने सब कुछ कर लिया है, पर मैं हर हाल में बेचारे स्ट्रेकर का बदला लेना चाहता हूँ और अपना घोड़ा वापस पाना चाहता हूँ। क्या कोई नई बात सामने आई है? होम्स ने पूछा। मुझे अफसोस है कि हम केस में ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। बाहर एक खुली गाड़ी खड़ी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अंधेरा होने से पहले घटनास्थल पर जाना चाहोगे। हमें ड्राइव करते करते बातें करनी होंगी। 1 मिनट बाद हम एक आरामदायक गाड़ी में बैठे हुए थे और इस पुराने शहर से गुजर रहे थे। इंस्पेक्टर ग्रेगरी अपने केस के बारे में जानकारी दिए जा रहा था, जबकि बीच बीच में होम्स कुछ पूछ भी लेता था। कर्नल रॉस अपना हेड आंखों तक झुकाए आराम से पसरा हुआ था, जबकि मैं बड़ी दिलचस्पी से दोनों जासूसों के बीच की बातचीत सुन रहा था। ग्रेगरी अपना अनुमान बता रहा था जो ठीक वही था जो ट्रेन में होम्स ने बताया था। फिट्जरॉय सिम्पसन पर शिकंजा कसता जा रहा है और मुझे भी लगता है कि हमें इसी की तलाश है, पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि जो सबूत है ये हालात पर आधारित है और केवल कोई भी नई बात ही इनको गलत साबित कर सकती है। ग्रेगरी बोला। स्ट्रेकर के चाकू का क्या हुआ? होम्स ने पूछा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वह गिर गया था और चोट लग गई। मेरे दोस्त वॉटसन ने भी रास्ते में यह अनुमान लगाया था। अगर ऐसा है तो यह सिम्पसन के खिलाफ जाती है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक उसके पास न चाकू है न कोई चोट के निशान, उसके खिलाफ सबूत पक्के हैं। उसको इस घोड़े के गायब हो जाने से बड़ा फायदा है। ऐसा साफ लग रहा है कि उसी ने अस्तबल के लड़के को जहर देने की कोशिश की। वह बाहर तूफान में भी गया था। उसके हाथ में मोटी छड़ी थी और उसकी टोपी मृतक के हाथ में मिली थी। मैं समझता हूँ कि अदालत में जाने के लिए इतने सबूत काफी है, होम्स ने सिर हिलाया। अगर बचाव पक्ष समझदार है तो वह इन दलीलों की धज्जियां उड़ा देगा, होम्स बोला। वह घोड़े को अस्तबल के बाहर क्यों ले गया? अगर वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो वहीं क्यों नहीं मारा? क्या उसके पास डुप्लीकेट चाबी मिली है? कौन से केमिस्ट ने उसको अफीम बेची थी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जो इस इलाके में अजनबी है, घोड़ा कहाँ छुपाएगा, और वह भी ऐसा घोड़ा। वह खुद उस कागज की पुड़िया के बारे में क्या कह रहा है जो वह नौकरानी को दे रहा था ताकि वह अस्तबल वाले लड़के को दे सके? वह कह रहा है कि वह 10 पाउंड का नोट था। एक नोट उसके पर्स में मिला है, पर तुम्हारी बाकी मुश्किलें इतनी कठिन नहीं है। वह इस इलाके के लिए अजनबी नहीं है। वह गर्मी में 2 बार टैविस्टॉक में रह चुका है। अफीम शायद लंदन से आई थी। चाबी पुरानी होने पर शायद फेंक दी गई होगी। घोड़ा बियाबान में किसी गड्ढे में पड़ा होगा। कैंप के बारे में उसका क्या कहना है? वह मान रहा है कि वह उसी की टोपी है और कहा है कि वह उससे खो गई थी। पर केस में एक नया मोड़ आ गया है, शायद जिसकी वजह से समझ में आता है कि वह घोड़े को अस्तबल से क्यों ले गया था। होम्स के कान खड़े हो गए। हमें कुछ सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि खानाबदोशों का एक दल सोमवार की रात को हत्या वाली जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर डेरा जमाए था। मंगलवार को वे जा चुके थे। अब अगर यह माने कि सिम्पसन और खानाबदोशों में कोई समझौता हुआ था, क्या यह नहीं हो सकता कि वह घोड़े को उनके दल के पास ले जा रहा था जब उसे ट्रेनर ने पकड़ा, और क्या घोड़ा इस वक्त उनके पास नहीं हो सकता? होम्स ने पूछा। बिल्कुल हो सकता है। पूरा इलाका उन खानाबदोशों को ढूंढने के लिए छाना जा रहा है। मैंने टैविस्टॉक का हर अस्तबल भी देख लिया है जो 20 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पर शायद एक और ट्रेनर अस्तबल पास ही में है। हाँ, यह बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि उनका घोड़ा डेस्बोरो सट्टे के बाजार में दूसरा था। उनको पहले नंबर के घोड़े के गायब होने में फायदा था, और ट्रेनर साइलस ब्राउन के बारे में सभी जानते हैं कि उसने इस घुड़दौड़ में काफी बड़ा सट्टा लगाया था और बेचारे स्ट्रेकर का कोई दोस्त नहीं था। पर हमने अस्तबल की जांच कर ली है और उस पर शक की कोई वजह नहीं दिखी है। और सिम्पसन